इस बार वित्त मंत्री ने निराश तो नहीं किया। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव ना हुआ, लेकिन थोड़ी राहत जरूर है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई राहत नहीं है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में राहत दी गई है। वो राहत क्या है, जरा आसान तरीके से डीएनए में समझाते हैं आप। न्यू टैक्स रिजीम के तहत पहले की तरह अभी भी सालाना 3 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। 3 से 7 लाख तक की जो आय होगी उस पर 5% का टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख की आय पर जो टैक्स लगेगा वो लगभग 10% लगेगा। उसके बाद 10 से 12% की आय पर, जो लाख रुपए की आय पर 15% का टैक्स होगा। 12 से 15 लाख रुपए की सालाना आय पर पहले की तरह 20% टैक्स होगा और 15 लाख से ज्यादा की आय पर पहले की तरह 30% का टैक्स आपको देना होगा। यह टैक्स रिजीम में फाइनल कर दिया गया। तो अब हर सैलरी क्लास के मन में एक सवाल आएगा कि उसे नए टैक्स स्लैब से कितना फायदा होगा। यह आपको बताने के लिए, समझाने के लिए एक पूरा हिसाब किताब हम लोगों ने लगा लिया, वो दिखाते हैं आपको। तो ये आप अंदाजा लगाइए, अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख रुपए सालाना है तो न्यू टैक्स रिजीम के लागू हो जाने के बाद अब आपको इनकम टैक्स में कुल मिलाकर के 10,400 रुपए की बचत होगी। यानी इतना टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। सालाना तनख्वाह अगर 10 लाख रुपए है तो टैक्स बचत आपकी कितनी होती है, ये कैलकुलेशन आपके सामने। अब इसकी कैलकुलेशन क्या है और कैसे हमने हिसाब लगा लिया, अब आपके लिए वो जाना जरूरी है। लेकिन उसके पहले जानना आपके लिए यह भी जरूरी है कि अब तक न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था उसे 25,000 रुपए बढ़ा दिया गया और स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 रुपए से बढ़ाकर के 75,000 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहली राहत कही जा रही है डायरेक्ट टैक्स में लोगों के। अब ये बात हुई टैक्स स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अब बात है कैलकुलेशन की, तो जरा हिसाब किताब समझिए। न्यू टैक्स रिजीम में पहले 10 लाख की इनकम पर टैक्स योग्य जो आय होती थी वो लगभग 9.5 लाख रुपए। अब लेकिन जो टैक्स योग्य आय हो गई है वो 9.25 लाख रुपए। तो न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय पर पहले टैक्स नहीं लगता था, अब नई स्लैब में भी नहीं लगेगा। पुरानी टैक्स स्लैब में 3 से 6 लाख पर 5% टैक्स लगता था, यानी 15,000 रुपए। नए टैक्स स्लैब में 3 से 7 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, यानी 20,000 रुपए। पुराने टैक्स स्लैब में 6 से 9 लाख रुपए पर 10% टैक्स था, यानी 30,000 रुपए। नए टैक्स स्लैब में 7 से 9.25 लाख रुपए पर 10% टैक्स लगेगा, यानी लगभग 22,500 रुपए। पुराने टैक्स स्लैब में 9 से 9.5 लाख पर 15% टैक्स था, यानी 7,500 रुपए। इसके अलावा 4% एजुकेशन सेस जोड़ दें तो पुराने टैक्स के मुताबिक टैक्स बनता है 54,600 रुपए। अब नए टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स बनता है 44,200 रुपए। यानी नया टैक्स स्लैब लागू होने के बाद 10 लाख रुपए कमाने वालों को आयकर में कुल 10,400 रुपए की सीधी बचत होने वाली है। ये आमतौर पर आज सहजता से समझे जाने वाली और समझने लायक भी ये खबर है, जो कि एक सैलरी क्लास को पता होनी चाहिए। लेकिन आज वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। ये कैसे होगा ये भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले जरा आम भाषा में समझते हैं कि बजट तो आ गया, हमारे और आपके लिए क्या चीजें महंगी हुई हैं और क्या चीजें सस्ती हुई हैं मिडिल क्लास को बजट में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंतजार इसी सेक्शन का रहता है। और खास तौर पर जीएसटी लागू होने के बाद अब बजट में सिर्फ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई या घटाई जाती है, जिसका असर चीजों की कीमतों पर पड़ता है। तो अब जरा जानिए अभी इस बार के बजट में कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से जो चीजें सस्ती हुई हैं वो देखिए जरा। पहला, कैंसर की दवाएं जिन पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई। सोना और चांदी पर घटाकर के 6% कर दी गई है। इसके अलावा मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन और सोलर सेट, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि टैक्सेशन कम होने के बाद अब सस्ते हो गए। देश में बनने वाला चमड़ा, देश में बनने वाला कपड़ा और देश में बनने वाले जूते भी इस बजट के बाद जो प्रावधान किए गए उसमें सस्ते कर दिए गए। आमतौर पर समझा जाए सहजता से अगर, तो इस बार के बजट में सिर्फ 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से टेलीकॉम उपकरण 15% तक और प्लास्टिक के जो सामान है वो 25% तक महंगे हो जाएंगे। तो ये तो बजट की गणना आपने देखी।
क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, आपको टैक्स में कितना फायदा हुआ। अब बजट का सार आपको समझाते हैं। 7 बड़ी घोषणाएं बजट में कौन सी हैं, अब जरा वो जानिए। पहली घोषणा, 1 लाख रुपए प्रति महीने तक की सैलरी पाने वाले ऐसे युवा जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कर्मचारी बनेंगे, उन्हें 15,000 रुपए तक की रकम दी जाएगी। इस बार के बजट में एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी योजना, महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2,66,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। आगे बढ़िए, एमएसएमई सेक्टर के लिए मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अगले 10 सालों में स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना ज्यादा बढ़ाने का लक्ष्य पूरा करने का ठाना गया है और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट कर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार के बजट में 11,11,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया। यह बजट की बड़ी बात है। लेकिन बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बाद में पीएम मोदी ने बजट को विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट बताया, तो विपक्षी दल इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट की संज्ञा दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, हमारी इरादा ये है कि सिंपलर टैक्सेशन रजीम होना चाहिए और सिंपल टैक्स रजीम की ओर अगर हम जा रहे हैं ये रिव्यू के द्वारा, वो ही हमारी मकसद होगा कि सिंपल कर दो। ओल्ड टैक्स रजीम को सिंपल करने के रास्ते पर ही ये नया टैक्स रजीम आया है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये बजट पहला तो बहुत निराशाजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। It is totally directionless, anti-people, no vision, only the political mission is there. I don't see any light. It is a dark, dark and dark. इस बजट में मातृशक्ति आगे बढ़ने की अमिट छाप है, तो कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली का आधार भी पूरी तरह से निराशाजनक। गांव खेती सबकी अनदेखी की गई। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो नेग्लिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, बात आज के बजट के बिहार स्पेशल की, क्योंकि सरकार को सियासत भी देखनी होती है और इसीलिए विपक्ष ने आज के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बम्पर पैसा देने का अर्थ यही निकाला कि सरकार नीतीश और नायडू पर टिकी हुई है, इसलिए ध्यान तो रखेगी। बजट आने के बाद विपक्ष विशेष राज्य की मांग पर नीतीश को उकसाता रहा कि कुछ बोलते क्यों नहीं हो। नीतीश ने एक बयान से गजब ट्विस्ट किया। वो बयान पहले सुनिए, पहले देखें कि कल ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार करने वाली मोदी सरकार ने आज कैसे उसे विशेष स्थान और विशेष मदद देकर के बिहार को खुश कर दिया। वित्त मंत्री ने बिहार को क्या दिया, तो अब जरा पेन और कॉपी उठाइए और नोट करना जरा शुरू कर दीजिए। 59,000 करोड़ की योजनाओं का ऐलान किया गया। सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ रुपए, पावर प्लांट के लिए 21,000 करोड़ की घोषणा की गई। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया गया। बक्सर में गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा। केंद्र बिहार के विकास की पूर्वोदय योजना लाएगा। बिहार में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार में बाढ़ रोकथाम के लिए केंद्र विशेष मदद करेगा। बिहार में राजगीर, गया और नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। बिहार में गया में महाबोधि और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर बनेगा। बिहार में बम्पर बारिश हुई तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पहुंचा। सड़क, बिजली, पानी और रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए आ चुका है।
लेकिन बिहार को विशेष स्थान देने पर विपक्ष ने ट्रैक चेंज कर लिया और कहा कि दो लोगों पर सब कुछ लुटाने वाला और सरकार बचाने वाला बजट है। सुनिए जरा। पैकेज और वहाँ पर विकास पहुंची, ये कोई खराब बात नहीं है, लेकिन केवल सरकार बचाने के लिए, तो अगर कोई और सरकार बनाना चाहेगा तो इससे बड़ा पैकेज, इससे बड़ा फंड देना पड़ेगा। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 13 करोड़ जनता है बिहार के, ऐसे तो मिलना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा, नहीं मिला। हाँ, इसीलिए हम लोग बताओ करते हैं। तो अखिलेश यादव, राबड़ी देवी को आपने सुना, लेकिन मैदान में राहुल गांधी भी आए। राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट का दूसरे राज्यों की कीमत पर सहयोगियों से खोखले वादे बताया और देश की बजाय मित्रों को खुश करने वाला बजट बताया। तो दिन भर सुनने के बाद नीतीश कुमार बोले कि विपक्ष को उनके मुंह से विशेष दर्जे की मांग तो याद रही, पर विशेष पैकेज या विशेष मदद के ऑप्शन क्यों नहीं सुनाई दिए। एनडीए ने कहा कि विपक्ष बिहार को बरगलाने में फेल हो गया और इसलिए तिलमिला रहा। कह रहे थे और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया इसमें, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। जी, मदद होना चाहिए बिहार को। जी, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए। विशेष राज्य का दर्जा की व्यवस्था अब नहीं है। उन्होंने बिहार को एक सुपर पैकेज देने का काम किया है और ये मैं मान के चलता हूँ, ये बजट एक संतुलित बजट है। संतुलित बजट होने के कारण बिहार का विकास दूरदर्शी, दूरगामी, दूर लक्ष्यों से बिहार का विकास होगा। हालांकि अब पूरी गुंजाइश है कि बजट में गैर बराबरी को विपक्ष मुद्दा बनाए और संसद में हंगामे का अगला एपिसोड इसी के नाम पर हो। इंडिया अलायंस ने कल बुधवार पर प्रदर्शन का ऐलान कर भी दिया। अमूमन ये ट्रेंड रहा कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं सरकार बजट में उन पर जांच रख देती है, खास ध्यान देती है, जमकर फंड देती है, नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान होता है। लेकिन इस बजट में तो ऐसा नहीं हुआ। और ये क्यों कह रहे हैं ये आप जरा सुनिए। क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन तीनों राज्यों में इसी साल चुनाव है, पर मोदी सरकार ने बजट को वोट पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ा। कुछ भी इन तीनों राज्यों के हक से नहीं किया गया है। वित्त मंत्री का बजट भाषण खत्म होते ही महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों ने राज्य की अनदेखी पर सरकार को घेर लिया और संसद की सीढ़ियों पर खड़े होकर एनडीए खिलाफ विधानसभा चुनाव की फील्डिंग करनी शुरू कर दी। इसकी एक बानगी इस वक्त आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं। तो आरोप लगाया गया कि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली मुंबई का हक छीनकर बिहार पर लुटा दिया गया। उद्धव ठाकरे ने केंद्र के साथ महाराष्ट्र की एनडीए सरकार पर भी हमला किया और उद्धव ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नापसंद महाराष्ट्र योजना शुरू की। पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र नोच डाला और मुंबई को लूट लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर बजट में महाराष्ट्र को निराश किया गया। कितना अन्याय सहना होगा जब तक दिल्ली के जूते चाटने वाली असंवैधानिक सरकार है, यह अन्याय जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक सरकार की कीमत महाराष्ट्र को चुकानी पड़ रही है। ये तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था गुजरात, अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य सर? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है। ये हमने पहली बार देखा है। सब बजट जो है वो बिहार में नीतीश कुमार जी और हमारे जो चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के, उनके लिए किया गया। हमारे पार्टी से कुछ लोग गए, हमारे महाराष्ट्र से पार्टी तोड़ के गद्दारी की, एक छोड़ के 2 लोग गए गद्दारी करके। उन्होंने क्या पाया?
लेकिन एनडीए ने विपक्ष के शोर को कोरी सियासत बताया। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की तारीफ की। इसे आधुनिक भारत के भविष्य का बजट बताया गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आंकड़े दिए कि महाराष्ट्र को कुछ ना मिलने की बात झूठ है। उन्होंने आंकड़ा देते हुए कहा कि बजट में विदर्भ और मराठवाड़ा में सिंचाई प्रोजेक्ट को 600 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों पर 400 करोड़ रुपए, जैविक खेती पर 598 करोड़, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 499 करोड़, मुंबई मेट्रो के लिए 1087 करोड़ रुपए दिए गए, मुंबई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए 908 करोड़ रुपए, नागपुर मेट्रो को 663 करोड़, पुणे मेट्रो को 814 और नाग और मुला नदियों के लिए 1190 करोड़ रुपए दिए गए। बजट बिना पढ़े इस प्रकार से नारेबाजी करना उनको शोभा नहीं देता, केवल नरेटिव तैयार करना शोभा नहीं देता। अगर बजट पढ़ लेते तो महाराष्ट्र को क्या मिला ये पूछते नहीं। तो एक प्रकार से मोदी जी के एजेंडे पे महाराष्ट्र को प्राथमिकता है। ये जो नरेटिव फैलाने वाले, बिना पढ़कर बोलने वाले, पहले ही प्रतिक्रिया लिखकर बजट को जाने वाले जितने विरोधी पार्टी के नेता हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार तो बजट पढ़िए, आपकी जिम्मेदारी। बेरोजगारों को मतलब रोजगार देने के संबंध में बहुत बड़ी मतलब राहत इसमें मिली है। उसके साथ साथ इस बजट में बिहार हो या मतलब आंध्र प्रदेश हो, ऐसे कई राज्यों को मतलब बहुत अच्छा बजट दे दिया है। और किसानों के बारे में बहुत बड़ी अच्छी भूमिका इसमें रखी है। ये बजट सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। हालांकि बजट में वैसे तो हर साल कोई खुश होता है और कोई निराश, ये कोई नई बात नहीं। जी न्यूज़।